हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। ताइजू खामोश रहा जब वांगजुओ ने तंज अमेज लहजे में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस बच्चे में कोई सलाहियत नहीं है। इसने सिर्फ जाकर हमारे खानदान की बेइज्जती करवाई है। मैं पहले इम्तिहान में पास हो गया था, इसलिए मैंने उसे बाद तक नहीं देखा। कुछ दिन बाद मैंने सुना कि वो तीनों इम्तिहानात में नाकाम हो गया है। इसका ना जाना ही बेहतर था। मैं तरजीह देता अगर इसकी जगह फोर्थ अंकल का बेटा चला जाता। ताइजू की फोर्थ अंकल ने तेवरी चढ़ाई और कहा, वांगजुओ, अगरचे तुम एक इमॉर्टल बनने जा रहे हो, तुम क्या जान सकते हो कि मेरा बेटा क्या कर सकता है या क्या नहीं? कितनी हिम्मत है तुम्हारी? वांगजुओ की आंखों में सर्द मेहरी की एक झलक थी। वो चुपके से हंसा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ताइजू का बाप अचानक ऐसा लग रहा था जैसे वो 10 साल से ज्यादा बूढ़ा हो गया हो और वो अपनी सीट पर गिर गया। ताइजू की माँ भी हैरान थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने पूछा, ताइजू, क्या क्या ये सच है? ताइजू ने अपने होंठ को तब तक काटा जब तक कि खून बहने ना लगा। वो जमीन पर गिर गया और उसने कई बार सजदा किया। उसने सरगोशी की, माँ, बाप, ताइजू इमॉर्टल्स की तरफ से नहीं चुना गया। मुझे अफसोस है। मैं अगले जन्म में आप दोनों का कर्ज चुकाऊंगा। ताइजू की माँ को एहसास हुआ कि उसका बेटा मायूसी का शिकार है। वो तेजी से भागी और ताइजू को उठने में मदद की। उसने सरगोशी की, बच्चे, फिक्र मत करो। तो क्या हुआ अगर तुम इमॉर्टल्स की तरफ से नहीं चुने गए? अगले साल डिस्ट्रिक्ट एग्जाम है। बच्चे, खुद पर इतनी सख्ती मत करो। कोई बेवकूफ़ी भी मत करना। तुम्हारे बाप और माँ को अभी भी तवक्को है कि तुम हमारे जनाजे पर मौजूद होगे। टाइजू का बाप अपने सदमे से बाहर आया। उसे एहसास हुआ कि टाइजू किस ज़हनी हालत में था। उसका दिल लर्जा और वो तेजी से भागकर अपने बेटे के पास गया। उसे पकड़ते हुए उसने घबराहट से कहा, टाइजू, बेहतर है कि तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना। अपने बाप की बात सुनो। चलो घर चलते हैं और अगले साल के डिस्ट्रिक्ट एग्जाम के लिए सख्त मेहनत करते हैं। आसपास के रिश्तेदार तेजी से टाइजू के खानदान से दूर हट गए। वो सब ऐसे जमा हो गए जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। अपने सामने होने वाले वाकये के बारे में बातें कर रहे थे और तबसरे कर रहे थे। टाइजू के सिक्स्थ अंकल ने ताना दिया, मैं हमेशा जानता था कि इस बच्चे टाइजू में कोई सलाहियत नहीं है। ये वांगजुओ का मुकाबला कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही। चूंकि ये होना ही था, तो ऐसा दिखावा क्यों करना जैसे वो पहले ही कबूल कर लिया गया हो? कितनी शर्म की बात है। लाओर, तुम पहले ही इतने बूढ़े हो चुके हो। तुम अब भी ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? कोई हैरानी की बात नहीं कि बाप ने उस वक्त तुम्हें विरासत का हिस्सा नहीं दिया था। टाइजू के थर्ड अंकल ने तंज करते हुए कहा, अगर तुम मुझसे पूछो तो ये कहानी कि ये बच्चा बचपन से ही होशियार रहा है, मनगढ़ंत थी। ये शायद इसलिए था क्योंकि लाओ अर जानता था कि वो खुद एक नाकाम शख्स है। उसने झूठ बोलकर अपने बेटे की इज्जत बढ़ाने की कोशिश की और अब वो बेनकाब हो गया है। टाइजू के फिफ्थ अंकल ने कहा, जिसका चेहरा बुरा लग रहा था। एक खातून रिश्तेदार ने मजाक उड़ाया, इम्तिहान देने वाले तीनों बच्चों में से सिर्फ वो नाकाम हुआ। टाइजू हमारे वोंग खानदान में सबसे बुरा बच्चा है। सेकंड भाभी, मैंने पहले कहा था कि सेकंड ब्रदर के साथ आपकी किस्मत अच्छी थी। अब ऐसा लगता है जैसे आपकी किस्मत बाकी सारी जिंदगी कम होती रहेगी। टाइजू के फिफ्थ आंट ने भी तंज किया, क्या ये सच नहीं है? जब मैं कुछ दिन पहले टाइजू से मिलने गई थी तो मैं सोच रही थी कि वो किसी भी तरह वोंग हाओ और वोंग जुओ का मुकाबला कैसे कर सकता है। एक और खातून रिश्तेदार ने बेरहमी से कहा, मैंने पहले ही देख लिया था कि उस बच्चे टाइजू में कोई सलाहियत नहीं थी। जरा उसकी माँ और बाप को देखो, वो किसी अच्छे बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हैं? हमारे वोंग खानदान में सिर्फ सबसे बड़े भाई और तीसरे भाई के बच्चे ही अच्छे हैं। टाइजू, थुह, सिर्फ उस नाम के साथ ही वो एक बेवकूफ लगता है। मैं उस वक्त मुकम्मल तौर पर अंधी थी। अपनी बेटी को आग के गड्ढे में धकेलने वाली थी। अच्छी बात है कि हमें पहले ही पता चल गया कि टाइजू इमॉर्टल्स की तरफ से नहीं चुना गया था। अगर मैं उसकी शादी उससे करवा देती तो मेरी बेटी मुझसे हमेशा नफरत करती। टाइजू की माँ, हमें इस पूरी बात को भूल जाना चाहिए। चूंकि तुम्हारा टाइजू इमॉर्टल नहीं बनेगा तो कौन चाहेगा कि उसकी बेटी इससे शादी करे? क्या ये ऐसा नहीं है जैसे कोई टोड किसी स्वॉन का गोश्त खाना चाहता हो? कुछ ही लम्हों में तमाम रिश्तेदार मगरूर हो गए। उन्होंने टाइजू के खानदान पर मुसलसल बेइज्जतियों की बौछार शुरू कर दी। पिछले मंजर के मुकाबले में ये जमीन और आसमान जैसा फर्क था। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार तो इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने अपने दिए गए तोहफे वापस मांग लिए। अपने वालदैन के जर्द चेहरे को देखकर टाइजू ने अपनी मुट्ठी भींच ली।
इन तमाम बेइज्जतियों को सुनकर उसे लगा जैसे वो मर जाना चाहता हो। वांगजू का बाप अंदर ही अंदर हंसा और उसने तंज किया, लाओर, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि किसी इम्मॉर्टल का डिसाइपल बनने के लिए तुम्हें किस्मत की जरूरत होती है? जब तक कि मेरे बेटे जैसी सलाहियत ना हो तो कोई मौका कैसे हो सकता है? फिर भी तुमने संजीदगी से यकीन किया कि ये मुमकिन होगा। अब तुमने अपने बेटे को मौत की ख्वाहिश करने पर मजबूर कर दिया है। क्या इसकी कोई जरूरत थी? टाइजू का बाप अपने गुस्से को मजीद न रोक सका। वो चिल्लाया, वांग तियानशान, अपना मुंह बंद रखो। पहले जमाने में बाप ने अपने बिस्तरे मर्ग पर मुझे विरासत का एक हिस्सा छोड़ा था। तुमने दूसरे रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसे मुझसे छीन लिया और अब तुम यहाँ मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं, वांग तियानशुई, चुपचाप ये सब बर्दाश्त करूंगा? और तुम सब लोग भी, पहले तुम खुशी से मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और अब तुम यहाँ हमारी बेइज्जती कर रहे हो। हमारा बेटा पहले ही इस हालत में है, फिर भी तुम जख्म पर नमक छिड़क रहे हो। क्या तुम सब अब भी इंसान हो? वांग तियानशान एक लम्हे के लिए रुका और बोला, माजी को क्यों उठाते हो? मैंने तुम्हें अच्छी नीयत से खबरदार किया था कि तुम्हारे बेटे में कोई सलाहियत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। तुम जैसे बाप के होते हुए बेटा कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगा। मायूस वांगलिन पर फेंकी गई सारी बेइज्जतियां उसके दिल में चुभने वाले कांटों की तरह थीं। उसने सर्द महरी से सबको देखा और उनके चेहरों को अपने दिल पर नक्श कर लिया। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। टाइजू का बाप अपने गुस्से को मजीद नहीं रोक सका और उसने एक कुर्सी उठा ली। टाइजू के चौथे अंकल तेजी से आगे बढ़े और उसे रोकते हुए सरगोशी की, भाई, जज्बाती मत हो। बड़े भाई के पास बहुत से नौकर हैं, मेरी बात सुनो, उससे मत उलझो। टाइजू के चौथे अंकल ने वांग तियानशान को घूर कर कहा, सबसे बड़े भाई, क्या ये बात करने का कोई तरीका है? मैं अब इसे मजीद नहीं सुनूंगा। अगर तुमने मेरे दूसरे भाई की बेइज्जती करते रहने की जुर्रत की तो मुझे खानदान के रिश्तों की परवाह न करने पर इल्जाम मत देना। अगरचे वांग खानदान बड़ा है, मैंने अपने सफर के दौरान बहुत से दोस्त बनाए हैं। मुझे सब कुछ जला देने पर मजबूर मत करो। वांग तियानशान ने कुछ अल्फाज बुड़बुड़ाए। वो अभी भी अच्छे ताल्लुकात वाले चौथे भाई से डरता था। लाओसी, जो तुम कह रहे हो वो नामुनासिब है। हम ये बताने में गलत नहीं है कि लाओ अर के बेटे में कोई सलाहियत नहीं है। हम, पुरानी नस्ल के लोगों का नई नस्ल को डांटने में क्या गलत है? तुम जो कह रहे हो वो बहुत ही नामुनासिब है। खानदान के तीसरे सबसे बड़े अंकल ने नाराजगी से कहा। बिल्कुल सही। चौथे भाई, हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं क्योंकि तुमने अपनी जगह दूसरे भाई को दे दी थी। वांगजुओ ने जो कहा वो ठीक था। तुम्हारा बेटा टिएजू से ज्यादा मजबूत है। वो वाकई इमॉर्टल्स की तरफ से चुना जा सकता था। टिएजू के फिफ्थ अंकल ने साइड से इजाफा किया। वांगजुओ ने एक मगरूर मुस्कुराहट के साथ तंज किया, उनके खानदान ने ये सब खुद पर लाया है। मेरे बाप और मैंने उन्हें पहले ही खबरदार किया था। ये बेकार खानदान किसी गधे की तरह जिद्दी है। अब उन्हें ठोकर लगी है। वांग हाओ ने जर्द चेहरे के साथ कहा, टिएजू, वो। इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, वांग हाओ के बाप ने उसे एक गुस्से वाली नजर से देखा। उसने अपना सारा एतमाद खो दिया और इसके बाद खामोश रहा। टिएजू के चौथे अंकल ने एक गहरी आह भरी और कहा, जो कोई भी इस बात को दोबारा उठाएगा, इसका मतलब है कि उसे मुझसे कोई मसला है। इस बात को यहीं खत्म करो। टिएजू का न चुना जाना सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वो इतना खुशकिस्मत नहीं था और कुछ नहीं। टिएजू, इसे दिल पर मत लेना। तुम किसी भी चीज के लिए अपने चौथे अंकल के पास आ सकते हो। इमॉर्टल सेक्ट्स में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन जब नॉर्मल सेक्ट्स की बात आती है तो तुम्हारे अंकल के पास अभी भी तुम्हें दाखिल करवाने की कुछ सलाहियत है। तुम मेरे बेटे हुजी के साथ जा सकते हो। मैंने हमेशा उसे ट्रेन करने के लिए किसी सेक्ट में भेजने का मंसूबा बनाया है। वांगजुओ ये सुनकर हंसा। उसने हकारत से कहा, टिएजू, मैं कहता हूँ चौथे अंकल के साथ जाओ। जब तुम वहां पहुंचो तो तुम उन्हें बता सकते हो कि तुम वो कचरा हो जिसे इमॉर्टल्स ने रद्द कर दिया था। वो शायद वाकई तुम्हें रख लें। वांगलिन ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उसने आसपास देखा, तमाम रिश्तेदारों को घूरते हुए। जब उसकी नजर आखिरकार वांगजुओ पर पड़ी तो उसने कहा, वांगजुओ, मेरी बात याद रखना। मैं वांगलिन यकीनन किसी इमॉर्टल स्कूल में दाखिल होकर रहूंगा और मैं ये भी कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरे खानदान की बेइज्जती कैसे की थी। टिएजू की बातें सुनकर वांगजुओ हंसा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, चौथे अंकल वांगजुओ पर चिल्लाए, तुम ज्यादा बोलने वाले छोटे बदतमीज, मैं तुम्हें अभी यहीं खत्म कर दूंगा। फिर देखते हैं कि इमॉर्टल्स अब भी तुम्हें चाहते हैं या नहीं। वांगजुओ का बाप अचानक जर्द पड़ गया। वो जल्दी से वांगजुओ के सामने आ गया। चौथे भाई, तुम्हारी ऐसी जुर्रत नहीं होगी।
आसपास के तमाम रिश्तेदारों के चेहरों पर एक सर्द मुस्कुराहट थी जब उन्होंने अपने सामने होने वाले वाकयात को देखा। टीएजू के चौथे अंकल हंसे। उनकी आंखों में एक सख्त नजर थी। एक धीमी गहरी आवाज में उन्होंने कहा, वाकई भाई, मेरी ऐसी जुर्रत नहीं होगी। टीएजू के बाप ने तेजी से आगे बढ़कर अपने चौथे भाई को पीछे खींच लिया। चौथे भाई, अपने दूसरे भाई की बात सुनो। तुम्हारी घर में बीवी और बच्चे हैं। इस तरह हरकत करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। बस मेरे खानदान को घर ले चलो। चौथे अंकल ने वोंगजुओ को घूरा। फिर उन्होंने अपने दूसरे भाई को सर हिलाया और टीएजू और उसके खानदान के साथ घर से निकल गए। यहाँ तक कि दूर से भी वोंगलिन सहन में मौजूद रिश्तेदारों को अपनी और अपने खानदान की हंसी उड़ाते हुए सुन सकता था। खानदान चौथे अंकल की गड्डी में बैठा जब वो उन्हें घर ले गए। गड्डी के अंदर खामोशी छा गई। टीएजू के बाप ने खामोशी से आह भरी। ये कहना गलत होगा कि वो मायूस नहीं थे, लेकिन टीएजू अब भी उनका बेटा था। आखिरकार उन्होंने खामोशी तोड़ी। टीएजू, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? जब मुझे पहले घर से निकाल दिया गया था तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा उदास था, फिर भी मैं डटा रहा। अपने बाप की बात सुनो, घर जाओ और पढ़ाई करो। अगले साल के डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में अच्छे नतीजे के लिए कोशिश करो। अगर तुम्हारा पढ़ने का दिल नहीं करता तो जाओ अपने चौथे अंकल के साथ आराम करो। टीएजू की मां ने अपने बेटे को प्यार भरी नजर से देखा और उसे तसल्ली दी। टीएजू, कोई बेवकूफी मत करना। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहूंगी। तुम्हें मजबूत बनना होगा। बात करते हुए उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वोंगलिन ने अपने वालिदैन को देखा। उसने सर हिलाया और कहा, बाप, माँ, मुतमईन रहें। मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। परेशान मत हो, मेरे पास एक मंसूबा है। टीएजू की मां ने उसे गले लगा लिया। उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए उसने कहा, टीएजू, ये खत्म हो गया है। हम इस मामले को भूल जाएंगे। अपनी मां की गर्म झप्पी में टीएजू का जख्मी दिल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था। पिछले कुछ दिनों के वाकयात के बाद वो थका हुआ महसूस कर रहा था। जैसे जैसे गड्डी ऊपर नीचे उछलती, टीएजू आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चला गया। उसने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि वो एक इम्मॉर्टल है, अपने वालिदैन के साथ आसमान में उड़ रहा है। जब टाइजू की आंख खुली तो रात काफी गुजर चुकी थी। अपने जाने पहचाने कमरे के आसपास देखते हुए उसने हल्की सी आह भरी। उसका दिल पुरअज़्म था। घर छोड़ने से पहले उसने अपने सोते हुए वालिदैन पर एक लंबी गहरी नजर डाली। उसने एक कलम और कागज उठाया और एक खत लिखा। काफी खुश्क खुराक लेने के बाद वो अपने सफर पर निकल पड़ा। मैं इमॉर्टल बनने के रास्ते पर हिम्मत नहीं हारूंगा। मुझे हैंग यूए सेक्ट में शामिल होने की एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। अगर वो अब भी मुझे कबूल नहीं करते तो मुझे कम से कम दूसरे इमॉर्टल सेक्ट्स का मकाम ढूंढना चाहिए। वोंगलिन की आंखें अज़्म से भरी हुई थीं जब उसने सिर्फ एक बैग उठाए उस पहाड़ी गांव को छोड़ा। चांदनी के रास्ता बनाने और सितारों के उसकी सिमत तय करने के साथ वोंगलिन आगे बढ़ता गया। सिर्फ उसका लंबा सा साया उसका साथी था। 3 दिन गुजर चुके हैं। वोंगलिन एक दूर दराज पहाड़ी सड़क पर चल रहा था। उसने तब अपनी आंखें खोली थीं जब नौजवान इमॉर्टल ने उसे पकड़ा हुआ था। वो अब भी आम सिमत याद कर सकता था। मशरिक की तरफ जाते हुए वोंगलिन ने उन झाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया जो उसकी दोनों टांगों को काट रही थीं। वो आगे बढ़ता रहा। एक हफ्ते के बाद वो पहले ही पहाड़ों के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल हो चुका था। खुशकिस्मती से यहाँ कोई आदमखोर दरिंदे नहीं थे। वोंगलिन ने एहतियात से अपना रास्ता तय किया। आज जब उसने ऊपर देखा तो वो आखिरकार एक अलग थलग पहाड़ी की चोटी पर वही जानी पहचानी धुंधली चोटियां देखने के काबिल था। टाइजू इस वक्त मुकम्मल तौर पर थक चुका था। उसने कुछ खुश्क खाना निकाला और हैंग यूए सेक्ट के दाखिली रास्ते को घूरते हुए कुछ निवाले खाए। वोंगलिन की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए जब उसने अपने पीछे किसी जंगली जानवर के सांस लेने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे का सारा रंग फौरन उड़ गया। एक बड़ा सफेद बाघ जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं, उसने हवा को गन्हा महसूस करवाया। उसके मुंह के कोने से राल के कतरे टपक रहे थे जो जमीन पर गिरते हुए टपकने की आवाजें पैदा कर रहे थे। सफेद बाघ ने झपटते हुए एक दहाड़ मारी। वोंगलिन ने एक कड़गी मुस्कुराहट दिखाई और बिना किसी हिचकिचाहट के चट्टान के किनारे से नीचे कूद गया। जैसे ही वो तेजी से नीचे गिरा, उसने अपने चेहरे पर हवा महसूस की। वो अपने वालिदैन की आंखों में मौजूद नजरों और तमाम रिश्तेदारों को याद किए बिना न रह सका। बाप, माँ, आपके बेटे ने आपकी बात नहीं सुनी। ये आखिरी अलविदा है।
चट्टान की दीवार लातादाद शाखों से ढकी हुई थी। टाइजू का जिस्म शाखों से कट रहा था जब वो इंतहाई तेज रफ्तार से नीचे गिरा। कुछ लम्हों बाद गिरने के दरमियान टाइजू ने एक विशाल कुव्वत को अपनी तरफ खींचते हुए महसूस किया। वोंगलिन का अपने जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं था जब उस कुव्वत ने उसे खींचा। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वो एक गार के अंदर था जो चट्टान की दीवार पर तराशा गया था। उसे महसूस हुआ कि एक बड़ी कुव्वत मुसलसल उसके जिस्म को दीवार के खिलाफ खींच रही थी। काफी देर बाद वो कुव्वत आखिरकार गायब हो गई और वो दीवार से नीचे गिर गया। उसे अपने होश में वापस आने में काफी वक्त लगा। जैसे ही टाइजू वापस उठने की जद्दोजहद कर रहा था, उसने नोटिस किया कि उसके कपड़े फट चुके थे और उसके जिस्म पर हर जगह शाखों से खराशें आ चुकी थीं। उसके सूजे हुए दाएं बाजू से दर्द उठ रहा था। पसीने के बड़े बड़े कतरे बह रहे थे जो उसके जिस्म के हर हिस्से से चिपक रहे थे। वोंगलिन ने अपने बाजू को छुआ, लेकिन वो ये नहीं बता सकता था कि हड्डियां टूटी थीं या नहीं। ये जख्म यकीनन तब आया था जब वो दीवार से टकराया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।